हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले मुझे उस नंबर की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, लेट्स से इंटीजर n। उसके बाद clr scr लिख देता हूं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूं। अभी जो ऊपर डिक्लेयर किया हुआ n है वो हमें यूजर के पास से लेना है, और इसी वजह से मैं एक printf फंक्शन लिखता हूं, और उस printf फंक्शन के अंदर मैं सिंपल सा मैसेज दे देता हूं, एंटर n। उसके बाद एक अप्रोप्रिएट स्कैनफ फंक्शन लिखता हूं, और स्कैनफ फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं %d एड्रेस ऑफ n। अभी जो यहाँ पे हमने n डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू हमेशा 0 या पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और वहां पे मैं चेक करूंगा कि अगर n की वैल्यू 0 से कम है तो हम एक सिंपल सा मैसेज दे देंगे, और जिसके अंदर हम लिखेंगे %d is negative, hence its factorial doesn't exist। और %d की जो भी वैल्यू है वो मैं n से रिप्लेस कर दूंगा। अगर n की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है तो उसका फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर उसका लॉजिक लिखता हूं। अभी सपोज हमने यहाँ पे n की वैल्यू को 5 एज्यूम किया है, यानी कि हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो अब फैक्टोरियल कैसे वर्क कर रहा है वो हम देखें तो सपोज 5 का फैक्टोरियल मुझे फाइंड करना है, तो उसका मीनिंग होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि n की वैल्यू 7 है, यानी कि मुझे 7 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो उसका मीनिंग क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का टास्क रिपीट कर रहे हैं, और किसी भी चीज का अगर रिपीटेशन हमें करना है तो उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेता हूं। अभी हम ऊपर वाले दोनों केस यानी कि 5 के केस और 7 के केस दोनों में देखें तो हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया है उसकी शुरुआत n से शुरू होती है और 1 तक जाती है। यानी कि फर्स्ट केस में हम देखें तो 5 से शुरू होती है और 1 तक जाती है, और सेकंड केस में देखें तो 7 से शुरू होती है और 1 तक जाती है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से i, जिसकी वैल्यू n से स्टार्ट होगी, और i की वैल्यू जब तक 1 से ज्यादा हो तब तक हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। और हर एक बार हम देखें तो 7 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 3 होता है। यानी कि हर एक बार हमारी जो भी वैल्यू है उसमें डिक्रीमेंट होता है, और इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूं i माइनस माइनस। अभी जो यहाँ पे हमने i यूज किया है वो हमने डिक्लेयर नहीं किया है, यानी कि सबसे पहले मुझे उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे n के साथ साथ i को भी डिक्लेयर कर देता हूं। अभी फॉर लूप के लॉजिक के बारे में सोचे तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा नंबर है 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। अभी फर्स्ट केस के अंदर 1 इंटू 5 करता हूं, यानी कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, और उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो भी रिजल्ट आता है उसको फिर से फैक्टोरियल में स्टोर कर देते हैं। यानी कि जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आएंगे तब हमारे जो फैक्टोरियल की वैल्यू है 5, उसके साथ हम i यानी कि 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा 20। जब हम थर्ड टाइम लूप के अंदर आएंगे तब हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू 20 थी, और उसके साथ हमने i का मल्टीप्लिकेशन किया है, यानी कि 20 इंटू 3 हमें 60 देगा। अभी उसके बाद हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू 60 है, और उसके साथ हम हमारे i का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इस केस के अंदर 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें आउटपुट के तौर पे 120 मिलेगा। और लास्ट में हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है, और उसके साथ हम 1 यानी कि i का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें आउटपुट के तौर पे 120 मिलेगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 का फैक्टोरियल 120 है। तो यहाँ पे हम देखें तो
हमने फैक्टोरियल के साथ आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और जो भी रिजल्ट आया उसको फैक्टोरियल के अंदर स्टोर कर दिया। और ये टास्क हमने 5 बार रिपीट किया क्योंकि हमारे n की वैल्यू 5 थी। अगर हमारे n की वैल्यू 7 होती तो हमको ये टास्क 7 बार रिपीट करना पड़ेगा। तो यही चीज मैं फॉर लूप के बॉडी में लिख देता हूं कि फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू है उसके साथ हम i की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसको फिर से फैक्टोरियल के अंदर स्टोर कर देते हैं। अभी फॉर लूप के बाद हम फैक्टोरियल की वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं कि वास्तव में वो हमें सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं परसेंटेज डी फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी और जो फर्स्ट परसेंटेज डी है वो हमारा एन से रिप्लेस होगा और सेकंड परसेंटेज डी है वो हमारा फैक्ट से रिप्लेस होगा। अभी जो यहाँ पे हमने फैक्ट नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है तो मैं उसको ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं। लेट्स से इंटीजर फैक्ट। पर हम यहाँ पे देखें कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि हम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। इसी वजह से मैं फैक्ट को इंटीजर की जगह पे अनसाइन इंटीजर। अभी फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू है वो नंबर के मल्टीप्लिकेशन करने से मिलती है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना नंबर हमारा बड़ा होता है उतना ही फैक्टोरियल रैपिडली ग्रो करता है और इसी वजह से हमें अनसाइन इंटीजर की जगह पे अनसाइन लॉन्ग इंटीजर लेना चाहिए क्योंकि लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट का स्टोरेज करता है और इंटीजर 2 बाइट का स्टोरेज करता है। अभी जो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल डिक्लेयर किया हुआ है उसकी इनिशियल वैल्यू हमें 1 लेनी है क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन हम i के साथ करते हैं। तो मैं फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज कर देता हूं। अभी हमने फैक्ट नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज कर दिया है तो नीचे हमने फैक्ट को प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज डी का यूज किया है, उसकी जगह पे अनसाइन लॉन्ग इंटीजर के लिए हमें परसेंटेज एलयू लिखना पड़ेगा। अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को सेव कर देता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120 मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। अभी 5 फैक्टोरियल के लिए हमने यहाँ पे मैन्युअल कैलकुलेशन किया हुआ है। अभी हम 7 फैक्टोरियल के बारे में सोचे तो हमने यहाँ पे 7 into 6 लिखा है, उस 7 into 6 का मल्टीप्लीकेशन 42 होता है और उसके साथ हमारा जो पीछे वाला कोड है यानी कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1 वो हमारा 5 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने अभी ढूंढी तो उसकी वैल्यू 120 होती है, यानी कि 7 फैक्टोरियल का आंसर 42 into 120 आएगा जो कि 5040 है। अभी एक और बार प्रोग्राम को मैं रन करके देख लेता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 7 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे 5040 मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू -7 इंसर्ट कर रहा हूं तो मुझे ऐसा बता रहा है कि -7 इज नेगेटिव, हेंस इट्स फैक्टोरियल डजंट एक्सिस्ट। क्योंकि हमने n की वैल्यू लेने के बाद एक इफ स्टेटमेंट लिखा है और इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने जो कंडीशन लिखी है कि n लेस देन 0 वो यहाँ पे सही होती है और इसी वजह से इफ ब्लॉक में लिखा हुआ प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। एक और बार प्रोग्राम को रन कर रहे हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे 3628800 मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। अभी 10 फैक्टोरियल के लिए हमने मैन्युअल कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन आप खुद उसका मैन्युअल कैलकुलेशन करके यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट को वेरीफाई कर सकते हो। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।